मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते हैं। मैं वो इंसान भी नहीं हूं जो रात के अंधेरे में अकेले चलने से डर जाए। सच कहूँ तो आज भी मैं रोज सुबह 4 बजे अंधेरे में अकेले दौड़ने निकल जाता हूँ। लेकिन एक वक्त था जब कोई चीज मुझे ढूंढती रहती थी। जब मैं जागता था तब नहीं, सिर्फ जब मैं सोता था। ये मेरी कहानी है और आज तक मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। मेरा नाम रवि है। मैं जयपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एंट्रेंस क्लियर किया और एमबीए करने के लिए दिल्ली नोएडा आ गया। मेरा भाई पहले से वहीं जॉब करता था, तो हमने साथ में एक छोटा सा पीजी ले लिया। मैं बचपन से ही थोड़ा अलग रहा हूँ, कम बोलने वाला और कम दोस्त बनाने वाला। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। दिल्ली का माहौल मेरे लिए नया था। मैं सुबह कॉलेज जाता, चुपचाप क्लास करता और फिर वापस कमरे पर आ जाता। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर मेरी मुलाकात किशन से हुई। किशन शांत स्वभाव का लड़का था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आया था और मेरे आने से करीब 1 महीने पहले ही बगल वाले पीजी में शिफ्ट हुआ था। धीरे धीरे हम साथ कॉलेज जाने लगे और पता ही नहीं चला कब वो मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो वो कभी खुलकर नहीं बताता था। उसके बाबा काफी समय से बीमार थे। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कई बार पूछा, पर वो हर बार बात टाल देता। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसके बाबा का देहांत हो गया। अगले 3 दिन तक किशन कॉलेज नहीं आया। मुझे अजीब लगा, तो मैं खुद उसके पीजी चला गया। दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया तो देखा किशन जमीन पर बैठा था, घुटनों को सीने से लगाकर बस रो रहा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूज चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 3 दिन से सोया ही नहीं। मैं उसके पास बैठा, कुछ बोलने ही वाला था कि उसने अचानक पूछा, रवि, तुम्हें बेताल के बारे में पता है? मैं थोड़ा चौंका। मैंने कहा, वो कहानियों वाला? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, वो कहानी नहीं है। मेरे गांव में उसे सच माना जाता है। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगा। कहते हैं अगर किसी की चिता सही से नहीं जलती तो वेताल उस शरीर पर हावी हो जाता है। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, ये सब बस अंधविश्वास है किशन। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा की चिता सही से नहीं जली थी और अब वो मुझे हर रात दिखाई देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तू शौक में है, दिमाग खेल रहा है। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो उठा और बस इतना कहा, तुम नहीं समझोगे। और फिर वो बाहर चला गया। मैं भी वापस अपने कमरे पर आ गया। उस वक्त मुझे लगा ये सब बस उसका डर है, एक वहम है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। कॉलेज में मुझे खबर मिली किशन ने आत्महत्या कर ली। उस पल जैसे सब कुछ रुक गया। मैं सीधा उसके पीजी भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उसकी लाश लेकर जा चुकी थी। घर के अंदर सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया और तभी मुझे ऐसा लगा
जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई अभी अभी छुपा हो। उस वक्त मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ जल रही थी। मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं समझा उसे। वो मेरा इकलौता दोस्त था और अब वो नहीं था। उस रात मैं जल्दी सोने चला गया। शायद थकान का असर था। मैं बिस्तर पर लेटा था, पीठ के बल, जैसे हमेशा सोता हूँ। कमरे में हल्का अंधेरा था और मेरे बगल में मेरा भाई सो रहा था। पता नहीं रात के किस पहर अचानक मेरा हाथ बिस्तर के किनारे से नीचे लटक गया और तभी मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली नीचे से। मैं साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। बिस्तर के नीचे कोई था, एक काला साया चुपचाप बैठा हुआ, और उसका हाथ मेरी कलाई को जकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं हिलना चाहता था, उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म जैसे मेरा रहा ही नहीं। बस गले से टूटी फूटी घुटी हुई आवाज़ें निकल रही थी। मेरे बगल में सो रहा भाई शायद उन आवाज़ों से जाग गया। उसने मुझे झंझोड़ा और जैसे ही मेरी आंख खुली, सब कुछ गायब था। मेरा हाथ उसी तरह बिस्तर के नीचे लटका हुआ था और वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया, ये बस एक डरावना सपना था या शायद एक कोइंसिडेंस। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ और उसके बाद हर कुछ दिनों में ऐसा कुछ होता था। अब ये सिर्फ सपना नहीं था। मैंने वजह ढूंढने की कोशिश की, डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा स्लीप पैरालिसिस है। इसमें शरीर कुछ समय के लिए हिल नहीं पाता, आवाज़ नहीं निकलती और दिमाग डरावनी चीज़ें दिखाता है, हेल्यूसिनेशंस, यानी जो असल में होता नहीं। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन सच सिर्फ मुझे पता था। वो चीज़ सिर्फ दिखती नहीं है, वो छूती थी, क्योंकि हर बार जब मैं जागता था मेरी कलाई पर उंगलियों के निशान होते थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़ा हो। अब मुझे समझ आने लगा था, जो चीज़ किशन को दिखाई दे रही थी वो अब मुझे दिखाई दे रही थी। शुरुआत में मुझे लगा ये सब बस सपने हैं, डरावने सपने, लेकिन धीरे धीरे वो सपने मेरी हकीकत बनने लगे। अब वो चीज़ सिर्फ रात में नहीं आती थी, दिन में भी आती थी। जब मैं कॉलेज जाता मुझे लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैं वापस आता तो ऐसा महसूस होता कोई मेरी परछाई के साथ चल रहा है। और पीजी में मुझे यकीन होने लगा था कि कोई मुझे देख रहा है। अब हालात ये थे कि लोग मुझसे बचने लगे थे। कॉलेज में मेरे अपने दोस्त मुझसे दूर रहने लगे। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। नींद अब मेरे लिए आराम नहीं, एक सज़ा बन चुकी थी। मेरे भाई ने भी एक दिन मुझसे कहा, तू डॉक्टर के पास जा। मैं बस उसे देखता रहा। कैसे बताता उसे कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था, किशन और उसका गांव। मैंने कॉलेज से लीव ली और अगले ही दिन उड़ीसा के लिए निकल पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था। मैं लोगों से पूछता हुआ किशन के घर तक पहुंचा। शाम का वक्त था, दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज़ आई, कौन?
मैंने कहा, रवि, दिल्ली से। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने किशन की आई खड़ी थी, थकी हुई आंखें, सूजा हुआ चेहरा और उनमें एक अजीब सा डर था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से पूछा, तुम वही रवि हो ना, किशन के दोस्त? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। जी, मैं ही हूँ। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर धीरे धीरे दरवाजे से हट गई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं अंदर गया और बिना कुछ छुपाए उन्हें सब कुछ बता दिया। वो चुपचाप सुनती रही, एक बार भी नहीं टोका। बस अंत में उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ये आज से नहीं शुरू हुआ। एक बार किशन के बाबा काम से घर लौट रहे थे। शाम का वक्त था। तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली आ गई। गाड़ी रुकते ही वो नीचे उतरे, लेकिन वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। कहते हैं उस जगह बेताल का साया घूमता है और उस दिन वो बिल्ली के रूप में था। उसके बाद किशन के बाबा बिल्कुल बदल गए। बिना वजह चीखना, अपने आप से बातें करना, रात रात भर जागना। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो किसी और से बात कर रहे हो। 2 साल, पूरे 2 साल वो बस जिंदा थे, लेकिन अंदर से मर चुके थे। बेताल जिस पर काबू पाले उसे जिंदा लाश बना देता है। इसीलिए हमने उन्हें किशन के साथ दिल्ली भेज दिया। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन किशन के साथ क्या हुआ? उनकी सांस भारी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जब वो अपने बाबा की चिता जला रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। लोग वापस आने लगे, लेकिन चिता पूरी नहीं जली थी और किशन बिना देखे वापस घर आ गया। पहले उसके बाबा, फिर किशन, और अब किशन की आई की नज़र मेरे हाथों पे वो कलाई के निशानों पर गई और अब वो तुम्हारे पीछे है। उस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने धीरे से अपनी कलाई देखी। निशान आज भी थे और पहले से गहरे थे। अम्मा की बात सुनते सुनते मेरी नज़र घर के अंदर वाले एक कमरे पर पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, वो किशन का कमरा है, चाहो तो अंदर जा सकते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कदम अपने आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ गई। ऐसी ठंड जो बाहर की नहीं थी। मैं एक कदम और अंदर बढ़ा ही था कि दरवाज़ा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत मुड़कर दरवाज़ा देखा और आवाज़ लगाई, अम्मा, अम्मा, दरवाज़ा खोलिए। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ लगाई, अम्मा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी मेरे बिल्कुल पीछे से किसी ने दबी हुई आवाज़ में मेरा नाम लिया, रवि। मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। वो आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो, और मैं धीरे धीरे मुड़ने लगा। मेरे पीछे कोई खड़ा था, किशन के बाबा, आधे जले हुए। उनकी त्वचा काली और फटी हुई थी। कुछ जगहों पर अब भी राख चिपकी हुई थी और उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थी। मैं जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, ना इंसान जैसी ना जानवर जैसी, कुछ अजीब सी आवाज़ थी।
उस आवाज़ ने मेरे अंदर तक डर भर दिया। अचानक मुझे होश आया। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया। अम्मा, दरवाज़ा खोलो, अम्मा। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे समझ आ गया था, मैं फंस चुका था। मैंने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वो वहाँ नहीं थे। मेरे सामने कुछ और खड़ा था। वो बेताल अपने असली रूप में आ चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल और चमकती हुई थी, और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसके दांत असामान्य रूप से लंबे थे, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी हो रही थी। मेरी सांस रुकने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। और फिर वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, इतना पास कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। उस पल मेरा दिमाग जवाब दे गया, और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली, मैं ज़मीन पर लेटा था। मेरे चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, धीमी आवाज़ में। मैं घबराकर उठ बैठा। मैं अब घर के बाहर था। मैंने तुरंत पूछा, अम्मा कहाँ है? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक आदमी आगे आया। उसने भौहें सिकोड़े हुए पूछा, कौन सी अम्मा? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने कहा, किशन की अम्मा। मैं उनसे अभी बात कर रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। फिर वो आदमी धीरे से बोला, भाई, इस घर में कोई अम्मा नहीं रहती। मैंने बोला, क्या? वो आगे बोला, ये घर सालों से खाली पड़ा है। यहाँ जो भी रहा किसी न किसी हादसे में मर गया। कि तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, सफ़ेद दाढ़ी और बदन पर बाबा की तरह वस्त्र पहने हुए। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थी। वो बिना कुछ कहे मेरे पास आया और बस इतना बोला, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सा वज़न था। मैंने उसे रोका, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो रुका भी नहीं, बस चुपचाप आगे चलता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। गांव की गलियों से होते हुए हम दोनों धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी, और आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बूढ़ा आदमी रुका, धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया, मतलब तुम बेताल के बारे में जानने आए हो। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो आगे बोला, और तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बेताल जिसके पीछे एक बार पड़ जाए वो उसे छोड़ता नहीं। वो जिंदा शरीर में भी अपना बसेरा बना लेता है। मैंने घबरा कर पूछा, आपको ये सब कैसे पता? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे मेरी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। बाबा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, पूरे उड़ीसा में मैं अकेला हूँ जो बेताल के चक्र से बचकर निकला है। मेरे अंदर उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी जगी। उन्होंने आगे कहा, जब मुझे किशन की मौत के बारे में पता चला, तभी मैं समझ गया था कि कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा, और पिछले एक हफ्ते से मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। अगर आपको सब पता है तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए।
बाबा ने सीधे मेरी आंखों में देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन तुम खुद को बचा सकते हो। मैंने तुरंत पूछा, कैसे? उन्होंने शमशान की तरफ इशारा किया। बेताल का साया ज़्यादातर पीपल के पेड़ पर रहता है और इस शमशान में करीब 8 से 10 पीपल के पेड़ है। अगर तुम ये पता लगा लो कि वो कौन सा पेड़ है और उसे काट दो तो शायद तुम बच सकते हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज अमावस है। आज रात सारी बुरी शक्तियों की ताकत 10 गुना होगी। अगर आज रात के अंदर तुमने सही पेड़ नहीं काटा तो शायद तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। इतना कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थमा दी और बिना पीछे देखे शमशान के बाहर चले गए। अब मैं अकेला था। चारों तरफ पीपल के पेड़ एक जैसे और अंधेरे में डूबे हुए। मैंने एक एक पेड़ को देखना शुरू किया। सब एक जैसे थे, कोई फर्क नहीं था। समय बीत रहा था और मेरे पास बस एक रात थी। मैंने सोचा सारे पेड़ काट दूं, लेकिन इतना वक्त नहीं था। मैं सिर्फ एक पेड़ काट सकता था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं हारने लगा था। तभी अंधेरा और गहरा होने लगा और उसी अंधेरे में मुझे कुछ दिखा। एक पेड़ के नीचे कुछ बह रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और फिर मेरे कदम वहीं रुक गए। वो खून था, गाढ़ा और काला खून। मैं समझ गया कि वो यही पेड़ है। मैंने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से पहला वार किया। पेड़ हिला। मैंने दूसरा वार किया और उसी पल पेड़ से खून का फव्वारा निकल पड़ा, जैसे मैं किसी जिंदा चीज को काट रहा हूं। लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने और जोर से वार करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक, तेजी से। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, रवि, ये तू क्या कर रहा है? मेरे हाथ रुक गए। वो आवाज मैं पहचानता था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं खड़ा था, किशन। मेरी आंखें फैल गई। मैंने कहा, किशन? किशन ने मुझसे कहा, रवि, रुक जा, तू समझ नहीं रहा, तू गलत पेड़ काट रहा है। एक पल के लिए मैं सच में रुक गया, लेकिन तभी मुझे वो सब याद आया। उसका डर, उसकी बातें और उसकी मौत। मेरी पकड़ कुल्हाड़ी पर और मजबूत हो गई। मैंने दांत भींच कर कहा, तू किशन नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। रवि, उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तू क्यों नहीं समझ रहा? मैंने उसकी बात नहीं सुनी और पूरी ताकत से एक और वार पेड़ पर किया। पेड़ से फिर खून उछला और उसी पल किशन चीख उठा, इतनी तेजी से कि मेरे कान सुन्न हो गए। क्या मैं उसे ही चोट पहुंचा रहा हूं? इतनी देर में किशन रोने लगा और मुझे कहने लगा कि रवि, प्लीज मत कर। अब उसकी आवाज रो रही थी। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए मेरी पकड़ ढीली पड़ गई, लेकिन उसी पल मेरी कलाई में तेज जलन हुई। मैंने नीचे देखा, वही उंगलियों के निशान अब खून से भर रहे थे। सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि ये बेताल कर रहा है। मैंने आंखें बंद की और जोर से पेड़ पर वार करना शुरू किया। अब मैं कुछ नहीं सुन रहा था, ना उसकी आवाज, ना उसकी चीखें, बस कुल्हाड़ी की आवाज आ रही थी। अचानक किशन की आवाज बदल गई। अब वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। किशन ने आगे कहा, रवि,
तू जीत नहीं सकता। और अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा और आंखें लाल हो गई और उसके पीछे से वो असली रूप बाहर आने लगा। वो गुस्से में था और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी वार किया और उसी पल सब कुछ रुक गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं जमीन पर पड़ा था। शमशान घाट अब वैसा नहीं लग रहा था। हवा अब उतनी भारी नहीं थी और सबसे अजीब बात, वो एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, वो गायब था। मैं धीरे धीरे उठा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी कलाई पर कोई निशान नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। जहां वो पेड़ था, वहां अब सिर्फ कटा हुआ ठूंठ पड़ा था। कोई खून नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, सांसों को संभालते हुए, फिर धीरे धीरे शमशान घाट से बाहर निकल गया। गांव अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा और फिर सीधा वापस निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद मैं बस में बैठा था। उड़ीसा पीछे छूट रहा था और दिल्ली धीरे धीरे करीब आ रही थी। पूरे रास्ते मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। ना कोई आवाज, ना कोई साया, बस शांति। कई दिनों बाद मैंने चैन की नींद ली, बिना किसी डर के, बिना किसी आवाज के। और अगली सुबह जब मैं उठा, सूरज जग चुका था। मैं फिर से वही इंसान हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, अंधेरे में दौड़ने निकल जाता हूँ। और अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ चीजें तुम्हें तोड़ती है, लेकिन अगर तुम बच गए तो वही चीजें तुम्हें और मजबूत बना देती हैं।